बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज का ये वाक़या दिलों के तार हिला देगा। जैसे जैसे आप इस वाक़या को सुनते जाएंगे वैसे वैसे ये वाक़या दिलों के धड़कनों तक उतरता जाएगा। ये वाक़या नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि हम भी अनजाने में कोई ऐसी गलती कर रहे हों जो हमें भारी पड़ जाए। मैं अपनी बीवी और 1 महीने की बच्ची को छोड़कर लंदन चला गया। हर बार मैं जब भी इंडिया लौटने का जिक्र करता, मेरी माँ और भाई अपनी मजबूरी की दास्तानें सुनाकर रोक देते। इसी तरह 10 साल गुजर गए। मेरी बीवी को कैंसर हो गया और वह बेचारी मन्नतें करती रही कि वापस लौट आओ, लेकिन मेरे सामने मेरे घर वालों की मजबूरियाँ थीं। मेरी बीवी यूं ही तड़प तड़प कर मर गई। मेरी 10 साल की बेटी ने चाचू से छुपकर मुझे मैसेज भेजा कि बाबा वापस आ जाओ वरना मुझे भी ये लोग मार डालेंगे। जब मैं बिना बताए इंडिया आया तो ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ तो मेरी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। तभी रोज़गार के सिलसिले में लंदन आना पड़ा। मैं घर में सबसे बड़ा था और हमेशा मेरे बाप ने यही समझाया था कि घर के छोटों की जिम्मेदारियां अब मेरे सर पर है, क्योंकि मेरे वालिद साहब बीमारी की वजह से कोई कारोबार नहीं कर सकते थे। मेरा नाम हामिद है। मैं लखनऊ में एक गांव का रहने वाला हूं। पहले मैं लखनऊ में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, अम्मी ने मुझे बार बार ये कहना शुरू कर दिया कि अब इस तनख्वाह में 2 घरों के खर्च नहीं चल सकते। मेरी बीवी वैसे तो बहुत सब्र और शुक्र करने वाली थी, लेकिन कभी कभार अगर वह मुझसे कोई फरमाइश कर देती तो मेरी अम्मी इसे ढेरों बातें सुनाती। हमारा एक रिश्तेदार जब से लंदन गया तब से ज़मीन व आसमान का फ़र्क आ गया। अम्मी ने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि बेटा तुम भी लंदन चले जाओ। मैं अपनी बीवी को छोड़कर परदेश में नहीं जाना चाहता था, लेकिन घर वालों के दबाव और घर के हालात को देखते हुए मैंने ये फ़ैसला कर दिया। मेरी बीवी के घर वालों की तरफ से अच्छा खासा जेवर मिला था। अम्मी ने बार बार कहना शुरू कर दिया कि बीवी का जेवर बेचकर अपना बैरूनी मुल्क रवानी का ख़र्च पूरा करो, और जैसे ही मेरी तनख्वाह शुरू होगी तो मैं उसका जेवर वापस बना कर दे सकता हूँ। मैंने ये बात अपनी बीवी से कही तो वह हैरान हो गई, क्योंकि मेरे घर के हालात तो ऐसे ही थे। मैंने उसे यकीन दिलाया कि लंदन पहुँचते ही सबसे पहले मैं उसे उसका जेवर बना कर दूँगा। उसके 2 भाई थे और वह अकेली बहन थी। इस बात पर उसने मुझे ये जेवर दिया कि यह बात इसके भाइयों को किसी तरह पता ना चले, क्योंकि अमरीन जानती थी कि यह बात जब उसके माँ बाप को मालूम हो जाएगी तो इन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। खुदा ने जल्द ही मुझे औलाद की खुशखबरी दे दी। मेरी माँ का रवैया शुरू से ही अजीब था। वह मेरे मुंह पर तो अमरीन का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अमरीन जब ये कहती कि अम्मी मुझे बात बात पर डांटती हैं तो अक्सर मैं चुप हो जाता और अमरीन से सख्ती से कहता कि तुम हम माँ बेटे के दरमियान फूट डलवाने की कोशिश ना करो। मेरी बहनों के घर में मौजूद होने के बावजूद भी खाना अमरीन की ज़िम्मेदारी थी। अक्सर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती तो डॉक्टर मुझे सख्ती से कहती कि इसे अभी आराम और सुकून की ज़रूरत है, और साथ ही मुझे तनकीद करती कि इस हालात में फल वगैरह भी बीवी को खाने के लिए दिया करो। लेकिन मैं लंदन जाने के चक्कर में इस कदर उलझा हुआ था कि लखनऊ में ही अपना पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात जमा करवा दिए थे। अमरीन जब भी मुझे कोई चीज़ लाने का कहती तो अम्मी परेशान हो जाती, और मैं जब अम्मी से पैसे मांगने जाता तो मुझे अखराजात की लंबी लिस्ट दिखा देती और साथ ही ये कहती कि तुमने नौकरी छोड़ने में जल्दबाजी कर दी। मुझे जब मेरे सास ससुर को मेरे हालात का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को खर्चा पानी देना शुरू कर दिया। अमरीन मुझसे नाराज़ रहने लगी। मेरी 3 बहनें थीं और 2 भाई थे। इन सब की सारी जिम्मेदारी तकरीबन अमरीन के ज़िम्मा थी, क्योंकि अम्मी का कहना था कि बहनें बहुत छोटी हैं और वैसे भी ससुराल में जाकर उनको काम ही करना है। अमरीन किसी काम पर थकने का कहती तो अम्मी गुस्से में कह देती कि तुम काम को हाथ ना लगाओ, मैं खुद ही कर लूँगी। लेकिन फिर अमरीन शर्मिंदगी से काम में दोबारा लग जाती। एक दिन अचानक अमरीन की तबीयत ख़राब हो गई तो हम उसे अस्पताल लेकर गए। खुदा ने मुझे बेटी जैसी रहमत से नवाजा था। मैं और मेरी बीवी अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अम्मी ने यहाँ पर भी ये कहा कि हमारे ख़ानदान में तो सबसे पहले बेटा ही होता है। हम दोनों मियाँ बीवी अम्मी की यह बात सुनकर चुप हो गए।
अमरीन के माँ बाप भी अस्पताल में मौजूद थे। अम्मी जल्द ही घर वापस चली गईं। खैर, मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक मिठाई बांटी और अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा रखा। फ़ातिमा बहुत ही प्यारी थी। जब फ़ातिमा 1 महीने की हुई तो मेरा वीज़ा आ गया। जैसे जैसे मेरी रवानगी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा दिल अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी छोटी बेटी और अपनी बीवी को छोड़कर इतनी दूर कैसे चला जाऊं। फिर माँ बाप की तरफ देखता, बहन भाइयों की तरफ देखता तो यही सोचता कि चलो कोई बात नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे इन लोगों के लिए इतना तो करना ही चाहिए। मैं समझता था कि 2-3 साल में हमारे हालात बदल जाएंगे। और माँ भी तो हर वक्त उदास रहती थी। और फिर रवानगी का वक्त करीब आ गया। मेरी माँ और बहनें सब मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आए थे। इनके साथ मेरी बीवी भी आना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने यह कहकर रोक दिया कि मेरे बेटे को तुम्हें और बच्ची को देखकर रवानगी में मुश्किल होगी, इसी तरह उसे अपनी बच्ची के साथ घर पर ही रहना चाहिए। मुझे अम्मी की यह बात बहुत कड़वी लगी थी, लेकिन मैं दामन में छुपा गया। अपनी बीवी को कमरे में जाकर गले से लगाया, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे दोबारा ज़िंदा नहीं देख पाऊँगा। मैंने फ़ातिमा को प्यार किया और फिर उसे अमरीन की गोद में दे दिया। जब मैं घर से निकला तो वह बहुत ज़्यादा गमगीन नज़रों के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और वह तब तक हाथ हिलाती रही जब तक कि हम गली के मोड़ मुड़कर सड़क तक नहीं आ गए। माँ बाप भाई बहन की दुआओं के साथ मैं लंदन आ गया। यहाँ पर मेरे कज़न ने पहले ही से मेरी नौकरी का इंतज़ाम कर दिया था। लखनऊ में मुझे 50,000 तनख्वाह मिलती थी और अब यहाँ मुझे तकरीबन 1.5 लाख मिलना शुरू हो गए थे। लेकिन मैं दिल लगाकर काम करता रहा। काम के साथ साथ ही मुझे अपने कमरे में मौजूद दूसरे लड़कों की तरह अपनी बारी पर खाना भी बनाना पड़ता और कपड़े भी धोने पड़ते थे। उसी वक्त मुझे घर की शिद्दत से याद आती है। मैं बाकायदगी से फ़ोन पर सबसे बात करता था, सबसे मेरी बात हो जाती थी, लेकिन जब भी मैं अमरीन से बात करना चाहता तो मेरी माँ कमरे में ही बैठी रहती। मैं वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को बड़ा होते देख रहा था और मेरी माँ ज़रूरतों की लंबी लिस्ट मुझे सुना देती थी। मेरे भाइयों की तालीम भी जारी थी और घर में थोड़ी थोड़ी तब्दीली भी आना शुरू हो गई थी। मेरे अब्बा भी कॉटन का सफ़ेद जोड़ा पहनकर पूरे गांव में बड़े फ़ख्र के साथ सीना चौड़ा करके घूमते थे कि मेरा बेटा बाहर के मुल्क में कमा रहा है। मैं अपनी माँ से पूछता कि मेरी तनख्वाह में से वो बचत तो कर रही है ना। ये बात सुनते ही वह शुरू हो जाती कि बेटा तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं और मैं तुम्हारा एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करती हूँ। तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी की भी सारी ज़रूरतें पूरी करती हूँ। और फिर मुझे कहने लगी कि तुम्हारी बहनों के जहेज़ के लिए अभी से कोशिश करना शुरू कर दी है, तभी जाकर शादी के रोज़ तक काम आएंगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी माँ अमरीन को अलग से मोबाइल फ़ोन लेकर दें, लेकिन मेरी माँ यही कहती कि औरतों की तो आदत होती है मर्दों को परेशान करने की। ज़रा सी बात होगी और वह तुम्हें परेशान कर देगी, तुम इसकी फ़िक्र ना करो, हम लोग उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। मुझे लंदन में 3 साल होने वाले थे। मेरा छोटा भाई जो मैट्रिक का तालिबे इल्म था, उसने पढ़ने से इनकार कर दिया था और साथ ही ये ज़िद बांध ली कि उसे ज़मीनों का शौक़ है। माँ की ये फरमाइश सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं थोड़ी सी जेब खर्च रख कर बाकी सब अम्मी को दे देता था। अम्मी ने मुझे फ़ोन पर डांटना शुरू कर दिया कि तुझे अलग से थोड़े से पैसे रख के घर की तैयारी का भी सोचना था। घर के अखराजात और बच्चों के खर्च पूरा करना उनके बस की बात नहीं रही। और साथ ही ये कहती थी कि तुम्हारी बीवी अलग से ख़र्चा मांगती है और उसे ये गुरूर होना शुरू हो गया है कि ये घर उसके शौहर की कमाई से चलता है। तुम अपनी बीवी पर ज़रा सी सख्ती करो और उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारा एहसान नहीं बल्कि तुम्हारा फ़र्ज़ है। कई बार मैं अम्मी की बताई हुई बातों से अमरीन से लड़ पड़ता और फिर कई रोज़ उससे बात नहीं करता था। मेरी बेटी मुझे फ़ोन पर ही देखती थी। कई बार ऐसा होता कि अमरीन सो रही होती और मैं फ़ोन बंद कर दिया करता। मेरी माँ का कहना था कि अब वह घर का काम भी नहीं करती बल्कि सारा काम मेरी बहनें कर लेती हैं। मैं इनकी बातें सुन सुनकर गुस्सा करता था। मुझे यकीन नहीं होता कि अमरीन इतनी ज़्यादा बदल सकती है। अगर मैं फ़ोन करता तो अम्मी कह देती कि अमरीन अपनी माँ के घर गई हुई है। इस बात पर मैं अम्मी से नाराज़ हो जाता कि आपने मेरी मर्ज़ी के बगैर उसे मायके क्यों जाने दिया। और जब मैं उसके भाई के पास कॉल करने की बात करता तो अम्मी मुझे अपनी कसम दे देती और कहती कि बेटा तुम उन लोगों को वहाँ परेशान मत करो, वरना तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि हमने उनकी बेटी को इतना तंग कर रखा है। धीरे धीरे मैं अपनी बीवी से बेजार होने लगा था।
दिन रात की मेहनत ने मुझे चिड़चिड़ा और बदमिजाज बना दिया था। मैंने अब कम से कम पैसे में गुजारा करना शुरू कर दिया था। मुझे लगता था कि मेरे पैसों से अम्मी बचत करके जमा कर रही हैं और कुछ ही सालों में इतना जमा हो जाएगा कि मैं लंदन छोड़कर इंडिया चला जाऊंगा और वहां जाकर कोई मुनासिब तक कारोबार कर लूँगा। 4 साल बाद जब मैंने यह बात अपनी माँ से कही तो वह हैरत से कहने लगी कि बेटा, फ़िलहाल तो तुम्हारे भाइयों की तालीम और तुम्हारे बाप का इलाज ही पूरा हो पा रहा है, फिर तुम्हारी बीवी और बेटी का ख़र्चा भी है और तुम कोशिश करो और कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। मैं ये सुनकर बड़ा परेशान हो गया। मेरे दोस्त अहबाब मुझे बड़ा समझाते थे मुझे अपने घर वालों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने शुरू से ही अम्मी और अब्बू के सामने कभी ज़बान नहीं खोली थी और इनकी बात मेरे लिए पत्थर पर लकीर जैसी होती थी। खैर, मैंने इनसे बेहतर नौकरी ढूंढ ली। यहाँ पर मेरी तनख्वाह 2 लाख के करीब थी। मेरी दोस्त तनख्वाह मिलने के बाद अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाने चले जाते थे और मैं अपना वक्त ज़्यादातर अपने कमरे में गुजारता था। अमरीन ने अपने भाई से कहकर अपना मोबाइल लिया। वह जब भी अपने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश करती तो कोई न कोई उसके पास आ जाता था। वो मुझे मैसेज पर कहती कि मैं इंडिया वापस आ जाऊं, यहाँ पर अब सब कुछ है, घर भी ठीक ठाक है, चल रहा है, अब आप यहाँ पर कोई नौकरी ढूंढ लें। बहाने बहाने से जब ये बात मैं अपनी माँ से कहता तो यह बात सुनकर गुस्से में आ जाती और फिर रोने लगती। मेरी बहनें भी अब जवान हो रही थी, इनकी शादियाँ करनी थी। मुझे अब अपने भाइयों को देखकर ये ख्याल आ जाता कि आखिर कब वह काम धंधे पे लगेंगे, लेकिन अम्मा हर बार ये बात कहकर मेरा दिल तोड़ देती थी कि अभी वह छोटे बच्चे हैं। घर में हर तरह की सहूलत हो गई थी। मैं चाहता था कि नया मकान भी बन जाए, लेकिन अम्मी चाहती थी कि पहले बहनों की शादी हो जाए और क्योंकि मैं इतने सालों में इंडिया नहीं जा सका, वक्त बहुत तेज़ी के साथ भागता रहा। मेरे बालों में सफ़ेदी उतर आई और अमरीन की तरफ देखता तो वह वक्त से पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी। मेरी बेटी अपनी तोतली ज़ुबान में मुझे बार बार बुलाती और कहती थी कि सब बच्चों के बाबा उनके पास हैं, आप भी वापस आ जाएं। यह सुनकर मेरा दिल बंद हो जाता और काट कर मैं रोने बैठ जाता। परदेश में तन्हा गुजारना निहायत मुश्किल थी। मेरे दोस्त बड़े अफसोस के साथ मेरी तरफ देखते क्योंकि वह तो अक्सर छुट्टी लेकर अपने घर चले जाते थे, लेकिन मैं जब भी छुट्टियों पर घर जाने की बात करता मेरी माँ कोई ना कोई मजबूरी निकाल कर बैठ जाती और मुझे मजबूरन टिकट के पैसे, जमा किए हुए पैसे भी घर भेजने पड़ जाते। मेरे दोनों बहनों की बहुत अच्छी जगह मंगनी हो गई थी। मैंने इनकी फरमाइश पर ढेरों ढेर सामान इंडिया भेजा। मुझे इस बात पर हैरत थी कि मेरी बहनों और मेरी माँ बाप ने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा था कि वह मेरे बिना शादी नहीं करेंगे। बस मेरी माँ जज्बाती तौर पर मेरा हौसला बढ़ा देती और कहती कि तुम्हारे जैसा बेटा नसीब वालों को ही मिलता है। मैं वीडियो पर भी अपनी बहनों की शादी की तकरीब देखता रहा, लेकिन यह देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि मेरी बीवी और बच्ची बहुत मामूली लिबास पहने हुए थे। जब मैंने यह बात अपनी माँ से कही तो वह खामोश हो गई और फिर न जाने अमरीन से क्या कहा कि अमरीन ने मुझे फ़ोन पर करना ही बंद कर दिया। मैं यह देखकर बड़ा परेशान हो गया और कई रोज़ गुजर गए मैं अपनी बीवी और बेटी से बात ना कर पाता था। मेरे दोस्तों ने कई बार समझाया मैं घर वालों को बिना बताए ही इंडिया चला जाऊं। काश उस वक्त मैंने इनकी बात मान ली होती। एक बार मेरे दोनों भाइयों ने फरमाइश कर डाली कि मुझे आईफ़ोन लेना है। यह सुनकर मैं गुस्से से चीख उठा और कई दिनों तक मैंने घर पर कॉल नहीं की। जब भी घर से कॉल आता है मैं फ़ौरन फ़ोन बंद कर देता। मेरी माँ परेशान होकर मेरी कज़न से कहा, उसने मिलकर मुझे समझाया कि माँ बाप का दिल नहीं दुखाते, अब तुम फ़ोन करो। चच्ची ने इन दोनों को समझा दिया था। मैं अपने कज़न से गले लगकर रो पड़ा और कहने लगा कि मुझे मेरी बीवी और बेटी की बहुत याद आती है। रफ्ता रफ्ता मैं समझता जा रहा था कि मेरे घर वालों के लिए मैं सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूँ जिससे वह हर माह पैसे निकाल लेते हैं। उससे ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं थी। लंदन की रौनकें अब मुझे अपनी तरफ बुलाने लगी। अब मैं हर रोज़ घंटों कॉल करना मैंने बंद कर दिया। 5 या 6 मिनट में कॉल करता और कहता कि मेरी बीवी और मेरी बेटी को दिखा दे और फिर कॉल बंद कर देता था। अब मैं घूमने फिरने निकल जाता। ऐसा ही एक वक्त आया जब मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। इस तरह मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया और वह अपनी मोहब्बत के इजहार करने लगी। मैं भी अपनी बीवी से दूर तन्हा ज़िंदगी गुजार रहा था तो बिना सोचे समझे ही राज़ी हो गया।
मैं जानता था कि मैं अपनी बीवी के साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुदगर्ज़ हो गया था और मैंने शाज़िया से शादी कर ली। उसके पास वालिद की छोड़ी हुई अच्छी खासी दौलत थी। मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया और घर पर भी एक मखसूस रकम भेज दिया करता था। धीरे धीरे मेरा राब्ता वहाँ पर कम से कम हो गया। फिर एक रोज़ मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया, जब अमरीन के भाई का मैसेज मिला कि अमरीन को कैंसर की मरीज़ा बनकर अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही है। ये सुनकर मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ा। मैंने शाज़िया से कहा कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी। उसने मुझे कहा कि वह अभी अच्छी खासी रकम देने के लिए तैयार है कि मैं अपनी बीवी का इलाज करवा लूँ, लेकिन वो मुझे इंडिया नहीं जाने देगी, क्योंकि उसे डर था कि मैं दोबारा पलट कर लंदन नहीं आऊँगा। मैं अजब कशमकश में मुब्तला था और मैंने अपनी माँ को कॉल और गुस्से से कहा कि आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी का ख्याल नहीं रख सकीं। बात पर मेरी माँ नाराज़ हो गई और फ़ोन बंद कर दिया। मेरे ससुर बार बार मुझे इंडिया बुलाते रहे, लेकिन मैंने इन्हें बराबर ख़र्च भेजता रहा और साथ ही ये भी कह दिया कि मेरा इंडिया पहुंचना मुमकिन नहीं, क्योंकि कंपनी मुझे छुट्टी नहीं दे रही है। जब मैं वीडियो कॉल पर अमरीन को देखता तो मुझे बेतहाशा दर्द होता। मैं अपनी इतनी खूबसूरत और जवान बीवी को छोड़कर लंदन आ गया ताकि अपने घर वालों के खर्च पूरा कर सकूं, लेकिन इस सफ़र में मेरी शरीके हयात का क्या हाल हो गया। डॉक्टर कहते थे कि वह ठीक होना ही नहीं चाहती थी और शायद पूरे जिस्म में से कैंसर फैल चुका था। 6 महीने के अंदर ही अंदर वह चुपचाप ये दुनिया छोड़कर चली गई। मैं इसकी तदफीन पर भी नहीं जा सका। ये देखकर मेरे ससुराल वालों ने मुझसे नाता तोड़ दिया और मेरी बेटी को इसकी दादी के पास छोड़ दिया। वह अपनी बेटी की मौत का ज़िम्मेदार मुझे समझते थे और किसी हद तक वह ठीक भी थे। अमरीन से मेरी रफ़ाकत सिर्फ 1.5 साल का अरसा रही, लेकिन मैं जानता था कि वह खुदा की बंदी मुझे बेतहाशा चाहती थी। मुझे लंदन में 9 साल हो चुके थे। अब मेरी मजबूरी बन गई मेरे घर पर फ़ोन करना। उन्होंने मेरी बेटी का बेतहाशा फ़ायदा उठाया। मेरी माँ मेरी बेटी को सामने बैठा कर उससे बात करवा देती। एक दिन मुझे बताया जाता कि मेरी बेटी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन इसका खामोश और सर्द चेहरा मुझे कुछ और ही कहानी सुना रहा था। मेरे भाइयों की शादी होना शुरू हो गई। मेरे दोनों भाई कमा रहे थे। मैं शाज़िया का कारोबार चला रहा था और वह मुझे मुकर्रर की हुई तनख्वाह दे देती और साथ ही वह मुझे अपनी बच्ची के लिए कुछ रकम दे देती थी। कई रोज़ से मुझे अजीब तरह के ख्वाब नज़र आने लगे थे। मुझे नींद में लगता था कि अमरीन मुझे आवाज़ें दे रही है। कभी वह मुझे गमज़दा सी वीराने सहरा में भटकती नज़र आती और कभी किसी चश्मे के किनारे नज़र आती। वह बार बार कहती कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं नींद में डर कर उठ जाता और रोना शुरू कर देता। शाज़िया भी मेरी हालत देखकर परेशान हो जाती। ख्वाबों का ये सिलसिला कई रोज़ तक जारी रहा। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन शाज़िया मुझसे कहने लगी कि मुझे लगता है कि अमरीन तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बेटी फ़ातिमा को कोई परेशानी हो रही है? ऐसा करो कि बिना बताए ही इंडिया चले जाओ, देखो क्या मामला है। मैं शाज़िया की यह बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने अमरीन की बीमारी में भी मुझे इंडिया नहीं जाने दिया। लेकिन अब जब ये बात मेरी औलाद की थी तो उसने मुझे फ़ौरन इजाज़त दे दी। शादी के 4 साल के बाद खुदा ने शाज़िया को माँ का रुतबा दिया था। शायद इसी वजह से इसकी फितरत में इतनी नरमी पैदा हो गई थी। शायद वो मुझे खोना नहीं चाहती थी। मैं फ़ौरन इंडिया के लिए रवाना हो गया। 10 साल बाद जब मैं गांव पहुंचा तो हर तरफ तब्दीली ही तब्दीली आ चुकी थी। मैं गांव को देखता हुआ जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे मेरी पड़ोसी वालों ने बताया कि मेरे घर वाले कब का ये घर बेचकर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। मैं हैरान हो गया। उन्होंने मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। मैं पता पूछता हुआ अपने वालिदैन के नए घर पर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि अच्छा खासा कीमती और शानदार घर बना हुआ था और 2 खूबसूरत गाड़ियां भी घर के बाहर खड़ी थी। परदेश में गुजारे 10 सालों ने मुझे बूढ़ा कर दिया था। जब मैं इंडिया से गया था तो मैं 28 साल का खुश जवान था, लेकिन अब मैं थका हारा मर्द बन चुका था। जब मैंने बार बार बेल बजाई तो कोई भागता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। वह कोई कमज़ोर सी बच्ची थी जिसके चेहरे पर ज़ख्म का निशान था। वह बच्ची कुछ देर तो हैरत से मेरी तरफ देखती रही, फिर एकदम से मुझे पहचान कर मुझसे लिपट गई। ये देखकर मुझे भी लगा कि ये मेरी ही बेटी है। मैं तड़प उठा। वह कमज़ोर लागर सी बच्ची जिसके चेहरे को बुरी तरह से जला दिया गया था कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी फ़ातिमा थी। मैं जो 10 साल से परदेश में मुसीबतें उठा रहा था, मेरी सगी औलाद मेरे रिश्तेदारों के घर में इस हालत में मौजूद थी। हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे।
थोड़ी देर में एक औरत चमक दमक वाले कपड़े पहने हुए चीखती चिल्लाती आई। उसने फ़ातिमा का बाजू झटकते हुए मुझसे कहना चाहा, दूर करना चाहा और मुझसे बहुत बदतमीज़ी से पूछने लगी कि कौन हो तुम और उसको गले लगाकर किसका शोक मना रहे हो। मैं ये सुनकर बुरी तरह से तप गया और अपनी अम्मी और अब्बा और भाइयों को पुकारता हुआ घर के अंदर चला गया। वह औरत मुझे रोकती हुई मेरे पीछे ही घर के अंदर आ गई। उस वक्त रात का खाना खाया जा रहा था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे। सब लोग मेरे हाथ में फ़ातिमा का हाथ देखकर परेशान हो गए। सबसे पहले अम्मा को ख्याल आया और तमाशाई अंदाज से रोते हुए मेरे गले लग गई। फिर अब्बा और भाई भी बारी बारी मेरे गले लग गए। मैं सबको खड़ा होकर गौर से देखता रहा। अम्मा ने गैर महसूस तरीके से फ़ातिमा का हाथ मेरे हाथ से छुड़वाना चाहा, लेकिन मैंने सख्ती से इनके हाथ को झटक दिया। फ़ातिमा खौफज़दा सी सिमटी हुई एक तरफ खड़ी थी। वह औरत जो बदतमीज़ी करती हुई घर से बाहर आई थी, वो मेरे भाई की बीवी थी। मेरी बेटी की हालत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने सख्ती से अपनी अम्मा की तरफ देखते हुए पूछा, अम्मा मेरी बच्ची का ये हाल किसने कर दिया? उसका चेहरा किसने जला दिया? तो अम्मा ने अपने सीने पर 2 थप्पड़ मारे और कहने लगी कि बेटा, क्या तुझे हम जल्लाद लगते हैं? बच्ची है, शरारत करती है। मुलाजमा खाना बना रही थी तो ये किचन में चली गई। उसके हाथ में तवा था, शायद उसने उतार कर नीचे रख दिया और यह एकदम वहाँ पहुँची और चेहरा जल गया। मुझे अम्मा की किसी भी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि चंद दिन पहले फ़ातिमा ने अपने चाचू के मोबाइल से चुपके से मैसेज किया था कि बाबा आप वापस आ जाएं, वरना ये लोग मेरी माँ की तरह मुझे भी मार देंगे। इसलिए मैंने फ़ातिमा को सामने करते हुए कहा कि फ़ातिमा बेटा, तुम बताओ कि तुम्हें किसने जलाया है? अब मैं वापस आ गया हूँ। फ़ातिमा ने डरते डरते अपनी चच्ची की तरफ इशारा कर दिया। फिर तो मेरे अंदर दबा हुआ बरसों का लावा फूट पड़ा और मैं बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। मैंने अपनी माँ और अब्बा से सवाल किया, क्या मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ? मैं बरसों से आपके लिए मुल्क से बाहर परदेश में रहा, सख्तियाँ काटी और मेरे पीछे से मेरी बीवी लाइलाज होकर मर गई। मैं जब भी वापस आना चाहता तो मुझे रोक दिया जाता। अब भी मुझे कुछ मालूम ना होता अगर फ़ातिमा चुप कर अपने चाचू के मोबाइल से मुझे मैसेज ना करती। बहुत शुक्रिया है कि मेरी दूसरी बीवी ने वह मैसेज मुझे पहुंचा दिया। अगर उसका दिल भी तुम लोगों की तरह सख्त हो जाता तो शायद अपनी माँ की तरफ फ़ातिमा भी किसी रोज़ तुम्हारे जुल्म का निशाना बनकर इस दुनिया से चली जाती। यह सुनकर मेरे घर वाले हैरान रह गए। फिर मेरा एक भाई खड़ा होकर कहने लगा कि बस भाई, जितना तुम्हें बोलना था बोल दिया। इतने सालों के बाद घर लौटे हो, अगर इज़्ज़त से घर में रहना चाहते हो तो रहो, वरना अपनी इस बेटी को लेकर चलते बनो। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान हुआ। जैसे ही कुछ कहने लगा तो अम्मा और अब्बा ने भी उसी की साइड ली और कहने लगी कि अगर हम माँ बेटा इतनी ही जालिम हैं तो अब तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तुम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। जब तुमने दूसरी शादी कर ही चुके हो तो तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दूसरी बीवी ही पाल सकती है। हमने कोई ठेका नहीं लिया है कि तुम्हारी जिम्मेदारी अब हम पूरी करें। मैं हैरत से अपने पाँव पर कैसे खड़ा था ये मैं नहीं जानता। बरसों बाद वतन लौटा, एक लंबी मुसाफत तय करके, लेकिन घर भी बदल चुका था और घर वाले भी। मैंने चुपचाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर चल दिया, ये सोचकर कि क्या अपने भी इस तरह हो सकते हैं। मैं पागल हो रहा था। मुझे अपने माँ बाप, बहन भाइयों पर कितना एतबार और कितना मान था। टैक्सी पकड़ी और सीधा अपने दोस्त के घर चला गया। वहाँ कुछ दिन क़याम किया। फिर शाजिया ने फ़ातिमा का पासपोर्ट और वीज़ा भिजवा दिया। मैं अपनी बेटी को लेकर लंदन पहुँच गया। शाजिया ने पूरे दिल के साथ फ़ातिमा को कबूल कर लिया, लेकिन मैं सब कुछ लुटा कर भी खाली हाथ खड़ा था। मेरे साथ एक रहमदिल बीवी थी जिसने बुरे वक्त में सहारा दिया, वरना अपनों के रवैयों ने मुझे सड़क पर ला खड़ा कर दिया था। उसी तरह कुछ वक्त गुजर गया। फिर मुझे मेरे कज़न ने बताया कि कार एक्सीडेंट में तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया। जब तुम्हारी माँ को कब्र में उतारने लगे तो कब्र में आग के शोले निकलने लगे और आज भी तुम्हारी माँ के कब्र पर सांप और बिच्छू रहते हैं। तुम्हारी माँ और भाइयों ने दौलत के खातिर तुम्हारी बीवी की जान ले ली और इस मासूम की ज़िंदगी पर बर्बाद कर दी। तुम्हारे भाइयों के कारोबार में अच्छा खासा नुकसान हुआ और वह आज मांगने पर मजबूर हो गए हैं। मैं आज अपनी खुशियों से भरी ज़िंदगी अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ जी रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में अगर कमी है तो वह अमरीन की है। लिहाजा मेरी इल्तिजा है कि कोई भी भाई अपने मुल्क छोड़कर परदेश ना जाएं। लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। अपना और अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखें। आधी रोटी खा ले, लेकिन अपनी बीवी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर परदेश ना जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सारी ज़िंदगी अपना मोहताज रखे और गैरों का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।
आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए इस्लामी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे। शुक्रिया।